क्या आप उन कई एप्लीकेंट्स में से एक है जिनकी हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ स्कीम के अंडर की गई रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है? तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे 6 सबसे कॉमन रीजंस जिनके वजह से एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आपका पेंशन ऑन हायर वेजेस के लिए जॉइंट एप्लीकेशन ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट क्यों किया गया हो सकता है। रीजन नंबर 1 हो सकता है आप ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 11(3) के अंडर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल ना हो। अगर आपकी वेजेस 1 सितंबर 2014 से पहले कभी भी 6,500 रुपये के वेज सीलिंग को क्रॉस नहीं की तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आपकी बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस कभी 6,500 रुपये से ज्यादा नहीं गए, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन को अस सीलिंग तक ही सीमित रखा। इन दोनों सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट का सुनील कुमार वाला जजमेंट लागू नहीं होता। रीजन नंबर 2 आप पारा 11(3) के अंडर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल द, लेकिन पारा 11(4) के लिए नहीं। आपकी वेजेस 2014 से पहले 6,500 रुपये के ऊपर चली गई थी, लेकिन जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया तब तक 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं हुई थी। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि या तो आपकी वेजेस इतनी बड़ी ही नहीं, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन को 15,000 रुपये पर कैप कर दिया था। इस केस में भी सुनील कुमार वाला जजमेंट आपकी मदद नहीं करेगा। रीजन 3 आपके सर्विस पीरियड के ज्यादातर हिस्से में हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन दिया गया था, लेकिन किसी एक पार्ट में कंट्रीब्यूशन वेज सीलिंग तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ईपीएफओ के सर्कुलर्स के हिसाब से सिर्फ वही लोग एलिजिबल है जिनकी हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन वेज सीलिंग क्रॉस करने के बाद भी बिना रुकावट के चलता रहा हो। अगर बीच में थोड़ी देर के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लग गया हो तो आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। रीजन 4 लेगेसी पीरियड के लिए हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। ईपीएफओ ने अपने रिकॉर्ड्स को अप्रैल 2008 या 2009 से डिजिटाइज करना शुरू किया था। उससे पहले के ईयर्स के लिए ईपीएफओ आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे फॉर्म 3A या 6A पर डिपेंड करता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं किए या पीएचआर सबमिटेड डेटा वेरिफिकेशन में पास नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। रीजन 5 अगर आपने अपनी करियर में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है तो हर एक एम्प्लॉयर का हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन देना जरूरी था। अगर किसी एक एम्प्लॉयर ने भी हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया या उसका कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया तो ईपीएफओ आपका जॉइंट ऑप्शन रिजेक्ट कर सकता है, और शायद किया भी हो। रीजन नंबर 6 अगर आपने किसी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट में काम किया था तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपके ईपीएफ को मैनेज करने वाले ट्रस्ट ने हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं किया, चाहे रूल्स रिवाइज नहीं हुए हो या पेंशन फंड में हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूट करने का कोई प्रोविजन ही ना हो, तो ईपीएफओ इसे ईपीएस के अगेंस्ट एक इम्प्लाइड चॉइस मान लेता है। इस वजह से आपका जॉइंट ऑप्शन रिजेक्ट किया जा सकता है। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुआ? तो एक काम कीजिए, अपना ईपीएफ पासबुक चेक कीजिए। ये देखिए कि क्या आपके कंट्रीब्यूशंस कभी 6,500 रुपीस या 15,000 रुपये से ज्यादा गए थे और क्या किसी पॉइंट पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया था। ये भी पता कीजिए कि क्या आपके एम्प्लॉयर ने लेगेसी पीरियड यानी 2009 से पहले के लिए ईपीएफओ के पास रिकॉर्ड्स सबमिट किए थे या नहीं। आपका एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड था या अनएग्जेम्प्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या आपकी वेजेस 1 सितंबर 2014 से पहले 6,500 रुपये क्रॉस कर गई थी?
क्या 2023 में अप्लाई करने से पहले आपकी वेजेस 15,000 रुपये से ऊपर चली गई थी? क्या आपके एम्प्लॉयर्स ने हमेशा सीलिंग से ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया? क्या फॉर्म 3 और 6 अप्रैल 2009 सर्विस के लिए सबमिट किए गए थे? इन सब का जवाब मिलने के बाद आपको रिजेक्शन का रीजन ज्यादा क्लियरली समझ में आ सकता है। अगर रीजन ये है कि आपकी वेजेस कभी सीलिंग 6,500 रुपीज या 15,000 रुपीज क्रॉस ही नहीं की, तो अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर रिजेक्शन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुआ है, तो सारे जरूरी प्रूफ्स इकट्ठे कीजिए, शायद आप ऑर्डर को चैलेंज कर सके। अगर आपने किसी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट में काम किया है, तो ट्रस्ट के रूल्स ध्यान से पढ़िए। सिर्फ तभी आपका क्लेम वैलिड माना जाएगा जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हायर वेजेस बार ईपीएस में डाइवर्ट करने की परमिशन ट्रस्ट रूल्स में दी गई हो। अगर ऐसा नहीं है, तो रिजेक्शन बरकरार रह सकता है। हर केस अलग होता है। अपनी सर्विस हिस्ट्री को समझना और ये जानना कि गलती कहाँ हुई, ये बहुत जरूरी है। जितना आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे, उतनी हाई स्मार्ट प्लानिंग कर सकेंगे अगला स्टेप लेने के लिए। अपने केस को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए या फिर किसी ईपीएफ एक्सपर्ट से सलाह लें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया देखने के लिए। हमेशा जानकार रहिए, एम्पावर्ड रहिए। ये था आपका गाइड हायर पेंशन जर्नी को समझने और नेविगेट करने के लिए।